सेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल मैं यही हूं और आप लोग देख रहे थे अभी कुछ एक सीसेट के लिए। बिल्कुल सुधा पटेल, खुशी कुमारी, योगेंद्र, लोकेश, तनिषा, एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राम राम सभी को, वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इकोनॉमी के हम फर्दर क्लासिफिकेशन को लेकर, और मैं आपको जो सिखाऊंगा समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सर हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था और आपने बताया कि हमारे पास जो बेसिकली इकोनॉमीज हैं उसकी बात भी कर रहा हूं मैं और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले की क्लास में हमने ब्रांचेस का जिक्र कर लिया था, है ना, ब्रांचेस कर लिया था, हमने पढ़ लिया था माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये सब क्या होता है। आज हम एक बात करने वाले हैं, उस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे पास एक चैप्टर रहता है और रिवीजन, चलिए कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इस बात को लेकर। देखो एक हमारे पास चीज रहती है जिसे हमने सेक्टर का नाम दिया होता है। जैसे अगर मैं कहूं पहले तो हमारा इंडिया है सर, ये हमारा पूरा भारत है और इस भारत में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना को भी माने तो कम से कम 121 करोड़ लोग रहते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा तब आपको सुनना है, समझना है ध्यान से कि सर लगभग हमारे भारत में 121 करोड़ रहते हैं अगर 2011 की जनगणना को माने। जितनी ध्यान से मैंने पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब आपने कहा इस 121 करोड़ लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी काम में लगे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट करते हैं। बोलो हां या ना कि हां जी ऐसा हो सकता है कि कुछ सरकारी हो तो कुछ प्राइवेट हो। अच्छा, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो प्राथमिक में काम करते हैं, ध्यान से सुनना, या द्वितीयक में काम करते हैं या तृतीयक में काम करते हैं। प्राथमिक में, द्वितीयक में या तृतीयक में जब कोई इंसान काम करता है तो हम मुख्य तौर पर उसे 3 भागों में बांट देते हैं। सरकारी या प्राइवेट में कम कर सकते हैं, समझना बात को, ये हो जाएगा बैलेंस, अभी ध्यान से देखना। या मैं इसको ऐसे भी बांट सकता हूं सर, 135 मान लो, 140 मान लो, ये मैटर नहीं है कि सर कितना माना आपने, मैटर ये है या तो सरकारी प्राइवेट में बंटता है या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बंटता है, या एक होता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, जहां हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। हम ऐसे डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में भी। आज हम यही सीखेंगे कि सर जनरली तौर पर जब सवाल आता है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो सवाल ये आया कि सर ये प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तृतीयक क्या है, सरकारी प्राइवेट क्या है, या ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या है। सुनना भाई, देखो जब मैं ये कहता हूं कि कोई इंसान सामान्य तौर पर कोई खेती के काम में, कृषि के काम में लगा है, जब कोई इंसान कृषि में काम करता है या उससे जुड़े और कोई मामले में काम करता है, कोई पशु को पाल रहा है, कोई मछली निकाल रहा है, कोई मुर्गियों को पाल रहा है, ये कृषि और गांव से काम करता है, हम ये मान लेते हैं कि वो प्राथमिक है। जब कोई इंसान उद्योग में श्रमिक बनता है, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी फैक्ट्री में काम करता है और कारखाना कहते हैं जिसे हम, तो कारखाने में जब काम करता है तो उसे हम द्वितीयक मानते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जब कोई सेवा में काम करता है, जब कोई सेवा में काम करता है, सर्विस में, जैसे कि कोई टीचर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई लॉयर बना है, काम ये भी कर रहे हैं ना देश में, अभी मैं बड़े स्तर पे समझाऊंगा आपको बात, तब हम उसको तृतीयक में मान लेते हैं। इसका मतलब है देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या तो प्राइमरी में कर रहे हैं या सेकेंडरी में कर रहे हैं या टर्शरी में, ये 3 क्षेत्र हैं। एग्जाम में क्या रहता है सर हमारे साथ, हमें 4 बातें दी गई होती हैं, हमें यह सीखना है उसमें कौन सा किस में आता है। मैं एक एक करके सारे सिखाऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा। तो मेरा पहला तरीका क्या होगा क्लास का,
सर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो पहले इसके हिसाब से करेंगे। अभी समझना बात में, ठीक है, बहुत समझना भाई। देखो पहले तो मेरे चैप्टर का नाम क्या है, इसका नाम हो गया सर टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। क्षेत्रों के प्रकार, यानी इनको हम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। जब मैं कहता हूं ये क्षेत्रों के प्रकार हैं तो पहली बात आई कि इसका वर्गीकरण हम 3 तरीके से कर रहे हैं। तो पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक कार्य या आर्थिक क्रिया, इसका मतलब है आर्थिक क्रिया या क्रियाकलाप या कार्य के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया जब कभी भी इकोनॉमिक बेस पर देखो काम क्या कर रहा है सर, उसके काम को देखकर बताओ, तो पहला तरीका यह बनेगा, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। पहला तरीका, पहला क्षेत्र है, इसे बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, यानी हिंदी में कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। सुनना, देखो अब मैंने ये कहा सिंपली वर्ड में कि जितने भी लोग हैं जो खेती कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम जमीन, हवा, पानी से जुड़ा हुआ मामला है, कोई प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, यानी इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका संबंध क्या बनेगा सर, इसका मतलब यह बनेगा एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ या यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो प्राकृतिक चीजें होती है, प्रकृति ने दी है। अभी पहले पूरी बात समझना, आपका हर डाउट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी, बस ध्यान से सुनना। यानी सर प्राकृतिक संसाधनों के या प्रकृति से के दोहन से, दोहन मतलब उपयोग का दोहन करना वाले इस्तेमाल करना, उपयोग से संबंधित क्रिया या संबंधित कार्य। कार्य आसान शब्द है, याद रहता है, कोई भी ऐसा काम, मतलब इसलिए इसको कई बार ना ये भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इसमें अमूमन कौन सी एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। बात को समझना भाई, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसमें काम करने वाले लोगों को इट नॉन एज रेड कॉलर जॉब, यानी जो लोग इसमें काम करते हैं ना, हम उसको ये बोल दें कि वो रेड कॉलर है। मतलब कोई आदमी आ रहा है आपके सामने और आपने उसको बोल दिया भाई ये रेड कॉलर जॉब करता है, समझ जाओ ये जो काम करता है वो ऐसा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ काम है। रेड कॉलर ये नाम है, अब ये मत पूछ लेना सर ये लाल कॉलर होता है उसका क्या, नहीं, नाम है, संज्ञा दी गई है उसको, इसे रेड कॉलर जॉब यानी लाल कॉलर कार्य कहा जाता है, लाल कॉलर जॉब कहते हैं। इसका मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जॉब जो हमारे पास इससे जुड़ी हुई है। तो सवाल जो एग्जाम में आएगा, मैं आपको क्वेश्चन को देखो हर बार दिखाऊंगा, समझाऊंगा भाई, तो याद रखो सर इसके उदाहरण क्या है। जैसे मैंने कहा, मान लो कोई एग्रीकल्चर करता है, तो ये तो आप समझ गए, गेहूं या चावल का उत्पादन करता है, कृषि करता है, बोलो हाँ।
मैंने कहा कोई हॉर्टिकल्चर करता है, जैसे कि कोई बागवानी कर रहा है। कृषि और बागवानी में फर्क है। कृषि में आप गेहूं चावल अनाज उत्पादन करते हो और बागवानी में फल सब्जियां करते हो। मैंने कहा कोई एपी कल्चर कर रहा है। कोई एपी कल्चर का मतलब है कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है। अब वो मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाल रहा है और शहद निकालकर बेच रहा। मधुमक्खी पालक है, वो पालता है। कोई फिशरीज का काम कर रहा है। फिशरीज यानी मछली पालन, ये भी जमीन पानी से जुड़ा मामला है। कोई मछली पालन में लगा हुआ है। कोई एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को भेड़ बकरी पाल रहा है, गाय भैंस पाल रहा है। कोई पशुपालन में है। कोई पोल्ट्री फार्मिंग में है। कोई दूध के काम में लगा है। समझना भाई, ये सारे काम किससे जुड़े कहलाएंगे? पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन, वैसे जानवर में भी आता है, ये मुर्गी पालन है। कोई माइनिंग करता है, जमीन से संसाधन निकालता है, खनन करना कहते हैं। याद रखना, स्पेशली खनन करना प्राइमरी में आता है। या क्वेरिंग करता है, उत्खनन। पहाड़ों से पत्थर तोड़ता है तो उसे उत्खनन कहते हैं। मेरे भाई, एक से बढ़कर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सर वो एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसा कुछ भी करता है। या इसके अलावा यहां भी लिख रहा हूं मैं, देखो मैंने कहा कोई फॉरेस्ट्री करता है, जंगल में लकड़ी वगैरह काटता है, वानिकी करता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल। कोई डेयरी फार्मिंग करता है, यानी गाय और भैंस का दूध निकालकर डेयरी फार्मिंग कहते हैं। गाय और भैंस का दूध निकालकर बेचता है तो डेयरी फार्मिंग में आ जाता है। बोलो हाँ। अगर कोई ऐसे कामों में लगा हुआ है, कोई शख्स, कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई मैंने कहा माइनिंग क्वेरिंग में लगा है, डेयरी फार्मिंग में लगा है, ठीक है, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है, वीविंग का, कोई हंटिंग कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई मधुमक्खी पालक है, तो ऐसे लोग, या इस तरह के जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये सारे कहलाते हैं बिल्कुल। माइनिंग होती है जमीन के नीचे से निकालना, जमीन के नीचे से निकालना। और क्वेरिंग होती है पहाड़ों पर, जमीन के ऊपर करना। जमीन के ऊपर पहाड़ है, उनके पत्थर काटे जा रहे हैं, पत्थर बनाए जा रहे हैं, वो। तो क्वेरिंग जमीन के नीचे और माइनिंग जमीन के नीचे और क्वेरिंग जमीन के ऊपर होती है। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, इसको पहले लिख लीजिए। मैं तीनों का डिफरेंस सिखाऊंगा, तीनों के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा। तो आपने कहा जी एक तो ये हो गया, समझ में आया। डन करें आप इसे और मुझे कमेंट करें जल्दी। न्यू चैप्टर कह लीजिए, टाइटल कह लीजिए, अभी देखेंगे अमित, वो सब कुछ भी होगा, सब कुछ। तो पहला हो गया प्राइमरी, ठीक है, ओके। ऐसे जितने भी होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी हैं। ठीक है सर, डन है। अब आते हैं दूसरे पर। अब मैंने आपको बताया सेकंड को क्या कहोगे आप, उसे कहोगे सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। अब देखो याद रखना, जब द्वितीयक की बात आती है, इसका मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं हम जो किससे रिलेटेड, किसी वस्तु को बनाने से, टू कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी अगर हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं या विनिर्माण कर रहे हैं,
कुछ भी बना रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, निर्माण या विनिर्माण से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो याद रखना इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जितने लोग किसी फैक्ट्री कारखाने में काम कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसे द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। यानी औद्योगिक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और जितने लोग काम करते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, जितने लोग इसमें काम करते हैं उन्हें सबको हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। जो भी सेकंड में काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर जॉब। उन सबको हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। अब ये मत कहना सर, यानी कि ये मैंने एक नाम रखा है, इसका मतलब सरकार ने रखा है तो इसे ब्लू कॉलर जॉब कह दिया कि इसमें जो लोग काम करते हैं वो ज्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ज्यादातर नीले कलर के कपड़े पहनते हैं, कुछ इससे मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं। अमूमन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिखाते हैं, दोबारा दिखाते, कोई बात नहीं। हैंडीक्राफ्ट नहीं आएगा, टेक्सटाइल बनाने वाली फैक्ट्री इंडस्ट्री, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट काम होता है ना वो पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से होता है। अब जैसे कोई कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है सर, तो क्या वो नई टेक्नोलॉजी से बना रहा है? नहीं, वो पुराना गांव में बैठा हुआ है और मिट्टी है उसके पास, एक वो घूमने वाली चक्की है, उससे मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वो प्राइमरी में कहलाएगा। और अगर किसी ने फैक्ट्री लगा ली है मिट्टी के बर्तन बनाने की ही, भाई कपड़ा तो पहले चरखे से बनता था ना, धागे से कपड़ा बनता था, है ना, और आज मशीन से बन रहा है। चरखे से जब बनता था तो प्राइमरी था, मशीन से बन रहा है तो सेकेंडरी है, तो इसे ब्लू कॉलर। अब इसके एग्जांपल समझना, जैसे अगर कहे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई, कोई वस्तु बनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, विनिर्माण कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, वस्तु का बनाना, तो ये सेकंड में है। कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, सड़क बनी, बिल्डिंग बनी, मकान बना, कंस्ट्रक्शन काम हुआ, तो ये सेकंड में है। कोई फूड प्रोसेसिंग हुई, फूड प्रोसेसिंग मतलब कोई भी, मान लो आलू है, आलू की चिप्स बनी, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, खाने पीने की चीजें बनती हैं, खाद्य प्रसंस्करण हुआ, क्योंकि भाई खाने की चीज बनाई गई उससे कुछ, है ना भाई, आटा था, गेहूं था, ब्रेड बना दिया उससे, फूड प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रिसिटी बनी या एनर्जी बनी, बिजली हुई या एनर्जी हुई कोई सी, या पानी हुआ, पीने का पानी, पीने का पानी याद रखना, जल आपूर्ति हुई, ये सब सेकंड में गिना जाता है। कोई बिजली या किसी तरह की ऊर्जा आती है तो सेकंड में आती है। कोई ऑयल रिफाइनिंग हुई, पेट्रोल डीजल बना, क्योंकि जो तेल बनता है, पेट्रोल डीजल बनता है, ऑयल रिफाइनिंग से बनता है, यानी ऑयल रिफाइनिंग मतलब पेट्रोल डीजल बना, गैस बनी, फ्यूल बना, तो ये सारा क्या कहलाएगा? इस सेकंड कहलाएगा। तो इस तरह एग्जाम में सवाल आएगा कि इनमें से हमारे पास क्या क्या हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। अब जैसे मैंने कहा, कोई गाड़ी बन जाए, कोई मान लो टेक्सटाइल, कपड़े की इंडस्ट्री लग जाए, अब कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री लग गई, तो आपने कहा नहीं, इंडस्ट्री तो कोई सी भी लग जाए, कपड़ा बनाने की लग जाए, या मैंने कहा कोई गाड़ी बनाने की लग जाए, ऑटोमोटिव बन जाए, कोई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है यानी वाहन निर्माण बन रहा है, गाड़ी बन रही है सर कोई, या कपड़ा उद्योग है तो कपड़ा बन रहा है, पेट्रोल डीजल बन रहा है कच्चे तेल से, तो ये सारा क्या कहलाता है? सेकंड कहलाता है सर।
किसी से होने से, भाई इतना मुझे नहीं पता। चलिए भाई सबके आ रहे हैं क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल सेक्टर। देखो अब देखो आप बताओ मुझे, जो कच्चा तेल निकलता है वो जमीन से निकलता है, जो कच्चा तेल निकालने का काम है वो प्राइमरी है, जो कच्चा तेल है वो प्राइमरी है, ध्यान से देख लो। जमीन से माइनिंग करके कच्चा तेल निकला वो प्राइमरी है, और उसे एक इंडस्ट्री में डालकर पेट्रोल अलग, डीजल अलग, गैस अलग। अब ये क्या करा है? चलिए भाई प्रीतम सब बता दिया भाई, एवरीथिंग। तो अब इसमें से कोई बात आ जाए, कपड़ा है, चीनी बन रही है कहीं, मान लो, मतलब आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। कोई मान लो स्पोर्ट्स की किट बन रही है, स्पोर्ट्स के लिए कुछ बन रहा है, स्पोर्ट्स के आइटम बन रहे हैं, कोई स्टील का प्लांट लगा है, तो आप अंदाजा लगाओ। कहीं सीमेंट बन रहा है तो भी आप खुद कहोगे सर ये इंडस्ट्री हो गई। और इसी प्रकार से जब कोई इंसान सर्विस में लगता है, सेवा के काम में लगता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई सेवा से संबंध रखने वाला काम करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। तो जब कोई सेवा से संबंध रखता है, सेवा से जुड़ा काम करता है, तो हम उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? हम कहते हैं कि वो सेवा में लगा है, सर्विस कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो टीचर जितने भी होंगे वो कौन से क्षेत्र में गिने जाएंगे? कोई टीचर होगा तो कौन से क्षेत्र में गिना जाएगा, या उसको क्या नाम देंगे सर? सेवाओं में जुड़ा होगा तो उसे सर्विस सेक्टर कहेंगे। और याद रखो उस सर्विस सेक्टर में जो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, कौन कौन होगा बताओ? आपने कहा जी वो होंगे कौन कौन, देखते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहेंगे हम? ऐसे लोगों को हम सफेद कॉलर जॉब कहेंगे। और ऐसे लोगों को सेवा क्षेत्र में रखेंगे, जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगे हैं, उसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, सफेद कॉलर कहेंगे फिर हम उसे। अब यहां सफेद का मतलब है जो गंदे नहीं होते, मतलब सफेद का मतलब है कि जो मेंटली काम करते हैं, माइंड से करते हैं, अपने काम नहीं करते। पानी नेचुरल होता है, पीने का पानी नेचुरल नहीं होता भाई। देखो समुद्र का पानी, नदी का पानी, अगर मैं कह दूं पानी के दो नाम, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, जमीन के नीचे का पानी, कच्चा पानी कहते हैं उसे, वो प्राइमरी है। पीने का पानी आता है प्योरीफायर करके, प्योरीफाई करके तो सेकेंडरी है। मेरी बात समझ गए? अब आपने कहा सर इसमें, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए बोला, कोई टीचिंग में लगा है, टीचर है, टीचिंग है, कोई और स्टाफ बना हुआ है ना, कोई किसी भी तरह के स्टाफ में लगा हुआ है, तो इसमें क्या कहोगे आप? तो सर इसमें कहेंगे अगर कोई एजुकेशन से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, अब वो टीचर हो, वहां पर बाकी का कोई स्टाफ हो, हेल्थ से जुड़ा है, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई रिक्शा, ठेली, कार, बस, कोई ऐसी चीज चला रहा है, ट्रेन, तो वो भी इसमें आ जाएगा। सेवा दे रहा है ना, वो बना रहा है उस काम को। कोई टेलीकॉम में है, संचार में, मोबाइल में काम बात कर रहा है, उससे जुड़ी कंपनी है कोई, तो ये सेवा दे रही है हमें। कोई टूरिज्म में लगा है कि गाइड बन गया है, होटल रेस्टोरेंट का काम संभाल रहा है, लोगों को घुमाने ले जा रहा है, कोई होटल और रेस्टोरेंट में है। कोई ट्रेडर या बिजनेस कर रहा है, ट्रेडर है, ट्रेड या बिजनेस कर रहा है, किसी प्रकार के व्यापार में लगा हुआ है। कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, सामान लाता है, आपको बेचता है, ये सेवा होती है दुकानदारी करना। ठेली पे बेचे या दुकान पर बेचे। कोई फिल्म और टेलीविजन में काम कर रहा है, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में, अब ये मत कहना इंडस्ट्री है, पर फिल्म और टीवी की इंडस्ट्री मतलब वहां सेवा हो रही है, कोई एंटरटेन करने के लिए काम कर रहा है। कोई
लॉयर बन गया या कोई जज बन गया है। मान लो कोई कोरियर सर्विस दे रहा है कि भाई वो क्या करता है, आप जो पार्सल बुक करते हो कोरियर वो आके देके जाता है, कोरियर सर्विस। मतलब कोई भी सेवा हो सकती है। मतलब ये तो वो बात है कि जितने भी एग्जाम्पल आप लिखो भाई लिख सकते हो, किसी भी प्रकार की सेवा। कोई लॉ एंड ऑर्डर में लगा है, कोई पुलिस या डिफेंस में काम कर रहा है, भाई क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो दे रहे हैं ना देश को, समाज को, राज्य को। ऐसे आपसे सवाल पूछेगा। चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर एक हमारे पास सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है और एक हमारे पास तृतीयक है। मुझे पता आपके मन में एक ही डाउट चल रहा है सर, डाउट ये चल रहा है सर सवाल आता कैसे है। देखो भाई मैं आपको एक एक चीज कराऊंगा। बिल्कुल, किस टाइप से पूछेगा भाई, हमारा काम यही है, हमारी जिम्मेदारी यही है सीखने की। देखें, चलो देखते हैं सर। कुछ सवालों को देखते हैं, कुछ अच्छे सवालों को देखते हैं। बिल्कुल, देखो जरा मेरे साथ देखो, पहले लिखने से पहले सवाल को देख के बताओ। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों के साथ कृषि और सेवाएं जुड़ी हैं। सवाल को पढ़ना है और यह बताना है कृषि और सेवाएं ये दोनों किससे जुड़ी हैं। तो क्या बताओगे, होटल में खाना बनाने वाला क्या होगा बताओ। अब ये तो कोई भी इंडस्ट्री होगी सर, हेल्थ में डॉक्टर नर्स हैं तो सर्विस दे रहे हैं। हेल्थ में ही मान लो एग्जांपल के लिए कोई इंजेक्शन बना रहा, दवाई बना रहा, तो बनाने वाला हुआ फिर। तो इसे प्राथमिक कहेंगे और तृतीयक कहेंगे, ऐसे आता है एग्जाम। कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन द्वितीयक का है, सेकेंडरी का है। फूड प्रोसेसिंग करना द्वितीयक का है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभालना तृतीयक का है, प्रशासन संभालना। और बागवानी करना प्राथमिक का है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। जब किसी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से किसी वस्तु को बनाया जाता है, क्योंकि वस्तु प्राइमरी में भी बनती है सेकेंडरी में भी, अगर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बनती है यानी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके बनती है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, उसी को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। निम्नलिखित में किस गतिविधि को ब्लू कॉलर पेशा, ब्लू कॉलर प्रोफेशन, ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर भी कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी में आता है, ये द्वितीयक के लिए इस्तेमाल होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को जब
प्राथमिक और द्वितीयक के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में बांटा जाता है तो क्या देखकर बांटा जाता है? क्या देखकर बांटा जाता है बताओ? आप कहोगे सर ये देखा जाता है उनकी काम क्या है, उनका नेचर क्या है, वो काम क्या करेंगे। प्राथमिक में कृषि के काम, द्वितीयक में और उसके बाद तृतीयक में। इस तरीके के क्वेश्चन हम क्लास में भी कर लेते हैं, इससे हमें काफी कुछ हेल्प मिल जाती है। कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? क्योंकि ये तो प्राथमिक का हिस्सा है, क्योंकि ये तो प्राथमिक का हिस्सा है, ये नहीं है सर। अब बताओ मजा आया या नहीं? बस इतना बताना अभी मुझे। कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन। एक और कर लो, चलो बताना भाई। मतलब खुद को विश्वास जागना जरूरी है। वी कैन डू इट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई आईटी सेक्टर में कर रहा, सर्विस तो दे रहा है ना वो। भाई हमारे जो टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, सर्च बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, बढ़िया। चलो कच्चे माल से, अब कच्चा माल मिलता है प्राइमरी से, अब उसको बदल देते हैं तो आ जाता है द्वितीयक में। कच्चे माल को द्वितीयक में बना लेते हैं सर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी है भाई। देखो वक्त है सीमित, क्योंकि हमारी उम्र भी है सीमित, तो हमें उस उम्र में ही एग्जाम पास करना होता है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि बाद में कोई आकर कहेगा कि अब भी एग्जाम दे सकते। अब मैंने एक तरीका बताया था, मेरी बात को सुनेंगे अगर ना, मैं अच्छे से काम कराऊंगा आपको और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पहले सुनना। एक होता है एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी, मेरी बात सुनना। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं सर जिनकी सैलरी और काम फिक्स है, जॉब फिक्स है, स्टेबल है, स्थिर है। एक ऐसे लोग भी हैं जिनकी जॉब फिक्स नहीं है। मतलब जॉब फिक्स का मतलब है डर लगा रहता है काम पे। आप बताओ सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? अगर कोई सरकारी नौकरी है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी में क्या है? आपकी जॉब फिक्स है, आपकी सैलरी फिक्स है, आपको सारे लाभ मिलते हैं, सारे बेनिफिट मिलते हैं। कंपनी कहती है कि भाई अगर आपको हटाया तो इतना पैसा भी देंगे, हटाया तो इतने दिन पहले बताएंगे भी, आपका पीएफ भी बन रहा है, रिटायरमेंट के बाद मजा आएगा फिर। और इसके अलावा आपको लीगल तौर पर, आप कानूनी तौर पर सारे काम हो रहे हैं, सारे नियम लागू हो रहे हैं सर, है ना। मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, ये सारी लीव, ओवर टाइम के पैसे अलग मिलेंगे, 8 घंटे की सैलरी अलग मिलेगी, सब बढ़िया मजे में चल रहा है। जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ना तो काम फिक्स है, 10-10, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, ना ओवर टाइम मिल रहा है ज्यादा, ना सैलरी फिक्स है, भाई काम नहीं करोगे छुट्टी करी सैलरी कट जाएगी। बोलो, ना बेनिफिट मिल रहे हैं सारे, भाई यहां तो बेनिफिट मिलते नहीं। सरकारी नौकरी में सारे प्रकार के बेनिफिट, पीएफ नहीं बन रहा है जी हमारा, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें। मान लो अगर कोई किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम भी हो गई, एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया, तो कोई पैसा नहीं मिलता। मशीन पे काम कर रहे थे, कुछ डैमेज हो गया, मशीन में कुछ कटिए, थोड़े बहुत पैसे देके निपटा दिया बस। तो आपने कहा सर हर इंसान यहां जाना चाहता है, सरकारी नौकरी में आना है, लेकिन यहां नहीं हुआ तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। मतलब प्राइवेट भी हो तो अच्छे लेवल की हो। प्राइवेट दो है ना भाई, प्राइवेट काम के टाइम आर फिक्स नहीं है। मतलब ये कहा मैंने, जब कोई क्षेत्र संगठित होता है, देखो मैंने लिखवाया नहीं है पर मैं उम्मीद करता हूं आप बिना लिखे मेरे सवाल का जवाब दे सकोगे। इतनी स्थिति, इतनी स्टेबिलिटी, इतनी नॉलेज आपके पास आ गई होगी। जैसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, सवाल को सुनना। मैंने सवाल ये किया आपसे, अगर कोई असंगठित क्षेत्र है, देश में 10% लोग ही हैं संगठित में, लकी बताता हूं, वो थर्ड में ही आता है और थर्ड के साथ फोर्थ भी जा सकता है, वो इसलिए आता नहीं आपके लेवल पे। अगर कोई असंगठित है तो उसमें कैसा रोजगार मिलेगा? क्या सारे लाभ मिलेंगे?
क्या लाभ नहीं मिलेंगे? सरकारी नौकरी इसमें आती है या कोई बड़ी कंपनी की नौकरी आती है एमएनसी वाली? नहीं। आपने कहा सर जब कोई लाभ के बिना मिले, मतलब अभी काम कर रहे हो, पैसे लो, बात खत्म, कल क्या होगा पता नहीं। भाई आप एग्जांपल देखो ना, कोरोना काल में सरकारी नौकरी वालों को भी सैलरी मिली, काम जब भी नहीं था, और प्राइवेट वालों की तो सैलरी भी गिर गई, प्राइवेट वालों की तो सैलरी भी गिर गई। संगठित क्षेत्र में क्या होता है? सर संगठित में रेगुलर सैलरी मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाभ मिलता है, रिटायरमेंट का भी पैसा है, एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा है, मतलब हर बात की लीव मिलती है। महंगाई बढ़ गई तो डीए, घर के चारे अलग मिलेगा। मेरे भाई इसमें यह है, इसमें रेगुलर सैलरी और बेनिफिट है। मेरे भाई ये बात समझना, 8-18 में फर्क है। देखो आपने कहा सर हमने जमीन पर गेहूं उगाया, सुनना भाई, जमीन पर गेहूं उगाया, यह प्राकृतिक हुआ, यह प्राथमिक में आएगा। गेहूं से ब्रेड बनाए तो गेहूं कहां से आया? गेहूं प्राथमिक से आया। अब ब्रेड बनाया तो यह द्वितीयक में गया, क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं क्या है? कच्चा माल है। गेहूं क्या है? ब्रेड बनाने के लिए कच्चा माल। तो जब मैं कहूं प्राकृतिक संसाधनों से करा, प्राकृतिक जमीन प्रकृति ने दी थी, तो हम प्राथमिक मानते हैं। उसके अलावा कोई भी कन्वर्जन हो रहा है किसी भी का, कच्चे माल को दूसरे माल में, लकड़ी से एक सोफा बना दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल, यही सब तो आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन जब बने संगठित और असंगठित को लेकर, तो आपका जवाब क्या होगा? अब आपको मेरे साथ कुछ देर लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं जब आप लिखोगे ना, कोई समस्या आपको नजर नहीं आएगी। जैसे देखो, जब हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रोजगार नीति के आधार पर बांटे, जहां जॉब सिक्योरिटी, जॉब स्टेबिलिटी, जॉब में सुरक्षा, जॉब में स्थिरता हो, जॉब पक्की हो, लगभग कुछ गलत नहीं करा तो बस कोई दिक्कत नहीं, सैलरी फिक्स हो, लेबर के सारे कानून लागू हो, सामाजिक सुरक्षा के सारे लाभ मिले, जहां लीगल प्रोटेक्शन हो, सारे लागू हो, होते पर लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल बताएंगे भाई। तो ऑर्गेनाइज यानी संगठित क्षेत्र में जॉब में सिक्योरिटी है, जॉब में स्टेबिलिटी है, जॉब में सैलरी फिक्स है। तो जैसे पीएफ का पैसा ना होता है, रिटायरमेंट करता है, लकी वो अभी नहीं करना, उसे छोड़ दो, अभी बाद में देखते हैं उसके बारे में, अभी छोड़ दो उसे। तो अभी वो आपके एसएससी में उसे छोड़ दो भाई, वो आगे के एग्जाम में आता है। ग्रेजुएटी एक पैसा होता है जो 5 साल काम कर लो, नौकरी अभी आपको नहीं सीखना, बट सीख लो कि अगर आपने कहीं 5 साल काम कर लिया तो वहां कुछ पैसे मिलते हैं, पेंशन के वैसे हो सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर अच्छा बना लो अपना। तो आपने कहा जहां सब कुछ बढ़िया हो, मजबूत, सारे फायदे मिले, तो ऐसा होता है जब बड़ी कंपनी में जाओ, लार्ज में, सरकारी नौकरी में जाओ, कानूनी सुरक्षा है, मतलब हर कानून लागू है, बस इसका मतलब ये। ओवर टाइम के पैसे, मिनिमम इतने पैसे मिलने चाहिए सैलरी के, वो एक्सीडेंट, पता है ना आपको। अगर ग्रुप डी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए ना, ग्रुप डी में भी आज के वक्त, तो उम्मीद है कि अगले साल की 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी से 50,000 प्लस सैलरी हो जाएगी। अभी मिनिमम सैलरी कितनी है? 18,000 रुपए।
अभी मिनिमम सैलरी कितनी है? 18,000 रुपए। और अगले साल की 1 जनवरी से कितनी हो जाएगी? 50,000 से भी ऊपर। बताओ चाहते हो या नहीं चाहते हो? सर ग्रुप डी ही मिल जाए, 50,000 पक्के हैं पूरे, और इससे भी ज्यादा। सीजीएल हो जाए तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो मजा ही मजा है ना। क्यों भाई बताओ, है ऐसा या नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल ऐसा है। अगला देखते हैं सर, अगला देखते हैं। अब असंगठित वो है जहां जॉब में सुरक्षा या स्थिरता नहीं है, जहां जॉब में सुरक्षा या स्थिरता नहीं है। जहां पर आपको कोई फिक्स सैलरी वगैरह एक्चुअल में नहीं मिल रही है, जहां नियम लागू नहीं हो रहे कि इतनी मिनिमम सैलरी, इतना ओवर टाइम मिलेगा, लोग काम कर ही रहे हैं सर उसमें, सामाजिक सुरक्षा के नहीं मिल रहे हैं, लीगल प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, कोई दुकान पर बैठ के काम कर रहा है, कोई ठेली लगा रहा है तो सुबह लगा रहा है, शाम तक चल रही है, चाहे तो 1 घंटे में बंद कर दे, चाहे तो पूरी क्लास पे। नहीं भाई, विकास अलग से चलता। कोई रिक्शा चला रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। देश में 10-15% लोग ही हैं जो संगठित में हैं, बाकी के 80 से 85% लोग असंगठित में हैं। तो मेरे भाई आप सबको कहां जाना है? संगठित में। और संगठित में भी कहां जाना है? सरकारी में। उससे बेहतर कुछ नहीं फिर। चलिए भाई, बिजनेस करना, अपना बिजनेस करना अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। अनऑर्गेनाइज्ड में कोशिश को जारी रखना है, सही डायरेक्शन में, सही कंटेंट के साथ। क्लास नहीं रुक रही है। एक आखिरी बात और सुन लो, एक आखिरी बात और बस भाई सुन लो ना भाई। देखो आजकल आपने देखा होगा, कोई काम सरकारी का है, कोई काम प्राइवेट का है, कोई काम सरकारी का है और कोई काम प्राइवेट का है। सुनना ध्यान से। आजकल आप एक और बात देखोगे कि सर आजकल जो काम है ना वो आधा आधा भी है। सुनना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी नौकरी एसबीआई बैंक में लग गई, ये कैसा है? या आपकी नौकरी एचडीएफसी बैंक में लग गई, ये कैसा है? ध्यान सुनो। आप कहोगे एसबीआई सरकारी है और एचडीएफसी प्राइवेट है। बोल लो हाँ या ना, ऐसे ही होता है। लेकिन आजकल आ रहा है एक जॉइंट, संयुक्त। जैसे आजकल सरकार क्या कहती, देखो जहां सरकार 50% से ऊपर की मालिक है, जिसकी मालिक सरकार 50 के ऊपर है वो सरकारी, जहां सरकार मालिक 50 से कम की है वो प्राइवेट। एक आ रहा है जॉइंट, जहां सरकार और प्राइवेट वाले दोनों 50-50 के मालिक हैं। आप कहोगे सर इसे क्या कहते हैं? अब देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। सरकार ने एक सड़क बनानी है, सड़क खर्चा है 10,000 करोड़ का। सड़क बनाने में खर्चा कौन करेगा बताओ? खर्चा बनाने में, सड़क बनाने में खर्चा कौन करेगा? सरकार। सड़क बना के देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा ठीक है। देखो
सरकार ने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी को बुलाया और प्राइवेट कंपनी से कहा आपको दिल्ली से लेकर मुंबई की सड़क बनानी है। प्राइवेट वालों से कहा दिल्ली से मुंबई सड़क बनाओ। आप कहोगे सर प्राइवेट वाला क्यों बनाएगा? प्राइवेट वाले ने कहा बना देंगे, कोई बात नहीं, 10,000 करोड़ खर्चा है। तो सरकार ने कहा ठीक है, तुम 10,000 करोड़ खर्च करो अपने पास से, सड़क बनाओ एक। अगले 20 साल तक टोल ले लेना, उस पर टोल प्राप्त करना, टोल टैक्स लेना, और अगले 20 साल टोल लेकर तुम 20 सालों में 18,000 करोड़ कमा लोगे, लगभग आय हो जाएगी। बोलो, तो मेरी बात समझो। तो प्राइवेट कंपनी ने कहा ठीक है जी, हमें तो एक काम मिल गया, 10,000 करोड़ लगाएंगे, काम करेंगे, सड़क बनाएंगे, पैसा कमाएंगे 18,000 करोड़, यानी 20 साल में, 15 साल में, 10 साल जो भी हो, 8,000 करोड़ का फायदा हो जाएगा। और 20 साल बाद सड़क सरकार की है। अब सोचो, सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, देश में सड़क भी बन गई, 20 साल बाद सरकार के अंडर में आ गई। 20 साल बाद अगर टोल लगेगा तो सरकार की कमाई है, खर्चा सरकार ने किया नहीं, कमाई सरकार को होगी, लेकिन हाँ 20 कुछ साल बाद होगी। आजकल सारे काम ऐसी हो रहे हैं। एयरपोर्ट बनता है तो ऐसी बनता है, अडानी एयरपोर्ट बनाते हैं ज्यादातर, अडानी, गौतम अडानी, अभी सारे एयरपोर्ट उन्हीं के पास, लगभग सारे नहीं। तो क्या करते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया जी एयरपोर्ट हम बनाएंगे इस शहर का, उस एयरपोर्ट में इतना खर्चा आएगा, इतने साल तक इस एयरपोर्ट की कमाई हमारी है। उन्होंने देखा खर्चा इतना, इतनी कमाई होगी, इतना लाभ हो जाएगा, बात खत्म, उसके बाद छोड़ देंगे। भाई तो बिजनेसमैन है, 10,000 यहां नहीं कहीं और लगाएंगे, उन्हें तो पैसा कमाना है कहीं से भी, सड़क बना के भी तो पैसा आ सकता है। इसे कहते हैं प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार ने प्राइवेट वाले से मिल गई, पार्टनरशिप कर ली, बस यही आज की बात है। देखो, अगर कोई काम लॉस नहीं होता, इसमें अंदाजा, भाई लॉस हो किसी भी बिजनेस में हो सकता है, ज्यादातर लॉस होता नहीं है इसमें आनंद, क्योंकि उनको पता भाई इतना खर्चा होगा तो इतना आएगा। हाँ ये कह सकते हो आप, सर उन्होंने 18,000 का अंदाजा लगाया था, पर 17 ही मिले, 16 ही मिले, सारा आ जाएगा। अंजलि कुमारी, सारा आ जाएगा, आ चुका होगा, मैं चेक करता हूं भाई। भाई आ चुका है ना, पीछे का छूट गया नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। अभी आ तो चुकी है, 28 तारीख को क्लास हुई थी, परसों हमारी पीडीएफ आ चुकी है भाई, आप देखो, चेक करो, पीडीएफ आ चुकी है, मैं देख रहा हूं यहां पर। ऐसा ना करो भाई प्लीज, कोई और क्वेरी, कोई और डाउट हो तो बताओ। तो आपने कहा आजकल ये चलता है, बनाए, चलाएं और सरकार को दे दें कुछ साल के बाद। तो कोई संस्था सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है मिला जुला के। इससे काम तेज होता है, जल्दी होता है, 50-50 का मालिक हो जाते हैं। इसी को जॉइंट बोलते हैं सर। पीएनजी आ चुकी है भाई, मैंने चेक किया इसलिए। दोनों मिलकर भी चलते हैं। एक स्लाइड और लिखूंगा आज के लिए, बस बात खत्म। एक स्लाइड और लिखूंगा और आज की बात खत्म। एक बात और लिखेंगे, फिर बात खत्म। एक बात और, बस।
बिल्कुल आए हैं और उसकी मैं क्लास भी कराऊंगा आपको। भाई आपका टाइम फिक्स है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लो भाई। एक स्लाइड और करा दूं, फिर लिख लेंगे आराम से, एक आखिरी स्लाइड। अब देखो सवाल ये आता है, देखो जब कोई देश, ध्यान से सुनना, जवाब मेरा देखना, जब कोई देश अल्प विकसित होता है, पिछड़ा हुआ होता है, जब कोई देश अल्प विकसित देश है यानी अंडर डेवलपिंग नेशन है। अब जो गरीब देश है, जो अभी पिछड़ा हुआ देश है, वहां ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? और अगर कोई देश डेवलप्ड है, विकसित है, तो वहां ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? आप सोचना। अंडर डेवलप नेशन कह लो या कंट्री कह लो, अभी बात सुनना भाई। अच्छा, जैसे जैसे विकास बढ़ता है, विकास बढ़ने पर अगर देश में विकास हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? यह कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है देश में या नहीं? ये सब बातें बता रहा हूं, पहचान करनी है आपको। स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे ज्यादा लोग काम कहां करते थे? सबसे ज्यादा लोग काम कौन से क्षेत्र में करते थे? और देश की आय में सबसे ज्यादा योगदान इसका था? ध्यान से सुनो, ये 5 लाइनें हैं, बात आखिरी है। और वर्तमान में, आज के समय भारत में सबसे ज्यादा लोग काम कौन से क्षेत्र में करते हैं? आज ये सवाल आया था, सबसे बड़ा नियोक्ता पूछा था, यानी और देश की आय में सर्वाधिक योगदान। बोलो, देखो मैं बताऊं, जब कोई पिछड़ा हुआ देश है तो वहां ज्यादातर लोग काम करते हैं, अधिकांश प्राथमिक क्षेत्र। ज्यादातर लोग उसमें कहां काम करेंगे? खेती में। कुछ है ही नहीं देश में, कारखाना, फैक्ट्री कुछ है ही नहीं, सर्विस है नहीं, कोई टेक्नोलॉजी है नहीं उनके पास। और जहां विकसित होगा वहां ज्यादातर लोग किस में काम करेंगे? तृतीयक क्षेत्र में। क्यों? वहां सब कुछ है, टेक्नोलॉजी में लगे होंगे। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा, तृतीयक या सेवा कहते हैं क्षेत्र में वृद्धि होगी। यह बात पक्की है। विकास का मतलब यह है कि हमें पता चल जाएगा देखकर कि जब इसमें सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, मैं सारा लिखूंगा, आप टेंशन ना लें, यानी
जब कोई देश अंडर डेवलप है तो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में काम होंगे, जब डेवलप है तो वहां मोस्टली टर्शरी सेक्टर होगा। अगर डेवलपमेंट का पता करना है तो इसका मतलब है इंक्रीज होगा टर्शरी या सर्विस में, तभी देश में डेवलपमेंट होगा। जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता था देश में आजादी के समय, सबसे ज्यादा लोग काम करते थे वो प्राइमरी में काम करते थे। सबसे ज्यादा जो आय में योगदान था, इनकम में योगदान था, सबसे ज्यादा वो भी प्राइमरी से आता था, खेती से कमाई होती थी पहले। आज के समय जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा रोजगार है, आज भी लोग सबसे ज्यादा देश में किसान खेत हैं। आज भी देश के लोग में किसान सबसे ज्यादा हैं, यानी आज भी लोग काम प्राइमरी में सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन आज के समय देश में आय की बात करें तो किसान नहीं कमाता है। सर, किसान की आय तो गिर गई है बहुत। अगर आय के हिस्से की बात करूं तो सबसे ज्यादा कमाई टर्शरी से होती है। बस ये है आज की क्लास। आज की क्लास इतनी है। तो आज के समय कैसा हुआ? तो आज के समय वर्तमान इंडिया में आज के समय ये रूल है, और एक समय बताया मैंने आजादी का। हर बात लिखूंगा, बस आप ध्यान से सुना करें। तो इस तरह आपके पास सवाल रहेंगे। मैं एक आखिरी सवाल को जोड़ देता हूं, इसमें एक आखिरी सवाल जोड़ देता हूं जिससे आपको एक और हेल्प मिल जाए। बस भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता, एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयमेंट देता हो, वो कौन सा है? ऑलरेडी आया हुआ है। सबसे बड़ा नियोक्ता, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी आय में सबसे बड़ा भाग किसका है? तो वो सेवा का है। इसी को हम आय बोलते हैं या जीडीपी बोलते हैं। सबसे बड़ा भाग इसका है। बस इतना आपने करना था, आज की क्लास में करना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर बेस्ड हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपको क्लास में ही करा देता हूं, इसलिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।